अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और इस वक्त मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस में, जहां पर 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक वो बिल जो कि पहले सेनेट से मंजूर हुआ और अब कौमी असम्बली से मंजूर हो रहा है, उसके बारे में बातचीत जारी है। और मेरे अकब में ये जो अमारत जगमगा रही है, इसके अंदर जो कानून पास किया जा रहा है, जो आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं, उनसे मुतालिक तफसीलात अगर पढ़ी जाएँ तो वो काफ़ी तबाहकुन साबित हो सकती हैं आने वाले दिनों में। मैं आपके सामने वो चीदा-चीदा नकात रखती हूँ जो कि 26वीं आईनी तरमीम के हैं, ख़ास तौर पर अदलिया से मुतालिक, क्योंकि अदलिया के अलावा जो बाकी तमाम नकात हैं, उनसे मुतालिक मौलाना की वो एक लाइन ज़रूर आती है कि उन्होंने काले सांप के दाँत तोड़ दिए और उसका ज़हर निकाल दिया, लेकिन अदलिया से मुतालिक तरमीम में ज़हर नहीं निकला। इस वक़्त जो तरमीम पार्लियामेंट हाउस में मंज़ूर हो रही हैं या हो चुकी हैं, उन तरामीम के मुताबिक जिस भी तरीके से मंजूर की गई वो एक अलग बहस है, लेकिन वो तरामीम जो कि अब आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी, अब से नाफिजुल अमल होंगी, उन तरामीम के अंदर कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी बने, चाहे वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हो, चाहे वो जस्टिस याया अफरीदी हो, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात कम और एक और जज जिसको कि हुकूमत, जिसको कि एक ऐसी कमेटी नॉमिनेट करेगी जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी होगी, उस जज के पास ज़्यादा इख्तियारात होंगे। उस जज का नाम इस मुसवदे के तहत, इस तरमीम के तहत अब तो हम कहेंगे, बल्कि ये तो अब आईने पाकिस्तान की 26वीं तरमीम है और आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। चाहे जिस भी तरीके से बना, मैं बार-बार कह रही हूँ कि वो एक अलग बहस है। इस वक़्त हम उस पे बात कर रहे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है। तो उस 26वीं आईनी तरमीम के तहत उस जज को जिसके पास चीफ जस्टिस से भी अपैरेंटली ज़्यादा इख्तियारात होंगे, उसका नाम प्रिज़ाइडिंग जज है। प्रिज़ाइडिंग जज कौन होगा, क्या करेगा, इससे मुतालिक अभी इस आईनी मुसवदे के अंदर भी इबहामात है, लेकिन जो-जो इसके अंदर दर्ज है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। ये मुसवदा कुल मिलाकर जो हुकूमती मुसवदा है, इसमें 27 शिकें हैं। 22 शिक्के वो जो कि हुकूमत की, यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और 5 शिक्के वो जो कि इस्लामी निज़ाम से, सूद के खात्मे से मुतालिक है, और वो मौलाना फजलुर रहमान की शिक्के हैं। मौलाना फजलुर रहमान जेयूआई, उसने इस हद तक 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कामयाबी समेटी है कि वो फौजी अदालतें निकलवा चुके, वो इन आईनी तरमीम को इन आखिरी दिनों तक ले आए, लेकिन इसके अलावा जेयूआई को भी वही पसपाई इख्तियार करना पड़ी है इस आईनी तरमीम की सूरत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ी है। और मौजूदा हुकूमत, चाहे वो किस भी फॉर्म की पैदावार थी, उसने अपनी मनमानी, अपनी इस जो इस पार्लियामान की बिल्डिंग में वो बैठे हैं, इसकी लेजिटिमेसी जाहिर करने के लिए ये आईनी तरमीम मंजूर करा ली हैं। सबसे पहले जैसे कि किसी भी आईनी तरमीम के अंदर होता है, उस आईनी तरमीम का नाम 26वीं आईनी तरमीम होगा। उसके अलावा ये कि इसके अंदर आर्टिकल 9A शामिल किया गया है। फेस सेविंग के लिए आप कह सकते हैं कि हर शहरी का हक होगा कि वो साफ और पायदार जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर रहे, साफ माहौल हर शहरी का हक लिखा गया है, गो के क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट वैसे भी हर शख्स का हक है ही। उसके अलावा आर्टिकल 38 है कि रिबा यानी सूद का निज़ाम ख़त्म किया जाएगा साल 2028 के आगाज़ तक। उसके अलावा आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 48 ऑलरेडी वही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। शायद किसी कॉमा फुल स्टॉप का फ़र्क हो कि कोई भी जो वज़ीर आज़म की एडवाइस, मैं इससे पहले भी आपको व्लॉग में बता चुकी हूँ कि वो जब जाएगी सदर को, तो काबीना की या वज़ीर आज़म की, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी अथॉरिटी पे चैलेंज नहीं हो सकेगी। उसके अलावा आर्टिकल 111 है जो कि एडवोकेट जनरल के साथ एडवाइज़र का वर्ड ऐड करिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर आते हैं उस असल तरमीम की जानिब, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी आईनी बेंच का क़याम किया गया है कि मैं समझती हूँ उससे बेहतर अगर वफाकी आईनी अदालत का क़याम कर दिया जाता और चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा को लगा दिया जाता, तो शायद कम नुकसान होता। ये मैं सिर्फ अल्फाज में नहीं कह रही हूँ, मैं आपको आगे जो तफसील बताऊंगी उससे शायद आपको भी यही लगे, और मेरी कोशिश होगी मैं आसान तरीन अल्फाज में बताऊं। आर्टिकल 175A, जिसके अंदर बेसिकली जजेस के लगाने का तरीक़ेकार था, यानी जो आला अदलिया के जजेस लगते हैं उनका तरीक़ेकार था। उसके अंदर एक बाकायदा जो तरमीम लाई गई है वो ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आला अदलिया के जजेस लगाने का फोरम है, उसकी साख्त को तब्दील किया गया है। ना सिर्फ उसकी साख्त को तब्दील किया गया है, बल्कि उसके साथ उसके इख्तियारात में भी इजाफा किया गया है। इख्तियारात में तो इजाफा इस तरह है कि अब जुडिशल कमीशन किसी भी जज के कंडक्ट या मिसकंडक्ट की कार्रवाई या उसकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन कर सकेगा, हाई कोर्ट्स के जजेस की
اور वफाकी जो शरई अदालत है उसके जजेस की। हम इसमें ये कह सकते हैं कि 6 जजेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, जो कि नहीं पसंद इस वक्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट को, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करके उनको फारिग किया जा सकता है जुडिशल कमीशन के ज़रिए। और जुडिशल कमीशन से फारिग इस तरह किया जा सकता है कि जुडिशल कमीशन की साख्त जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। इससे पहले जुडिशल कमीशन के अंदर चीफ जस्टिस हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस हुआ करते थे, एक रिटायर्ड जज हुआ करते थे, बार का नुमाइंदा हुआ करता था, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन इस वक्त उसके अंदर पार्लियामान के मेंबर ऐड किए गए हैं, वो भी पूरे 5, यानी रिटायर्ड जज को निकाल दिया गया है। चीफ जस्टिस अपनी जगह पर मौजूद है। चीफ जस्टिस के साथ जो 3 सीनियर जजेस होंगे, उसके अलावा जो लॉ मिनिस्टर हैं वो होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे और उसके साथ एक बार के नुमाइंदा होंगे जिनको बार मुंतखब करेगा। और उसके अलावा 2 मेंबराने कौमी असम्बली और 2 मेंबराने सेनेट होंगे, जिनमें से एक हुकूमत का मेंबर, दूसरा अपोजिशन का मेंबर होगा, दोनों हाउसेस की सूरत में, यानी एक कौमी असम्बली में हुकूमत का मेंबर और एक कौमी असम्बली में अपोजिशन का मेंबर। उसके अलावा एक मेंबर जो है वो होगा जो सेनेट का अपोजिशन का मेंबर और एक सेनेट का हुकूमत का मेंबर। एक और मेंबर जिसको स्पीकर नॉमिनेट करेंगे वो मेंबर होगा जो कि ख़वातीन या अक़लियतों की नशिस्त से आएगा और स्पीकर उसको 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर मुंतखब करेंगे। इस तरह से जो कुल मिलाकर पूरी जो जुडिशल कमीशन है, अब उसकी साख्त 9 से बढ़कर 13 मेंबर्स की हो गई है। 13 मेंबर्स में से सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस हैं, उनको अगर हम साइड पर भी रख दें और हम ये कह दें, ये हम एज्यूम कर लें कि चले उनका वोट नहीं होगा हुकूमत के पलड़े में इन केस। अच्छा, अब इस कमेटी के वोट की बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि ना सिर्फ इस जुडिशल कमीशन ने सिर्फ जजेस लगाने हैं, बल्कि इसने आईनी बेंच भी बनाना है, जो कि आर्टिकल 191A के तहत इस आईनी तरमीम के जरिए शामिल कर दिया गया है, जिसको मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये वफाकी आईनी अदालत का कयाम कर देते तो वो इससे बेहतर होती। क्यों? अब आपको समझ में आएगी। अब जो ये कयाम किया गया है जुडिशल कमीशन का, इस जुडिशल कमीशन के अंदर 13 में से आप कह सकते हैं कि 8 या 9 मेंबरान हुकूमत साइड के होंगे। वो कैसे कि 5 जो नशिस्तें बढ़ाई गई हैं अपोजिशन की और कौमी असम्बली के जो हुकूमती मेंबरान हैं उनकी, उनमें से अगर हम गिने तो आपको पता है लॉ मिनिस्टर किसका होता है? हुकूमत का। तो अगर हम इस वक्त देखें तो आज़म नज़ीर तारड़ है। अटॉर्नी जनरल किसका होता है? हुकूमत का। इस वक्त मंसूर उस्मान आवान है, 2 वोट हो गए। बार काउंसिल इस वक्त किसकी है? हमें पता है वो हुकूमत के साथ सेम पेज पे है। पाकिस्तान बार फारूक नाइक हेड करते हैं, उनके मेंबर का वोट हर सूरत हुकूमत के पलड़े में ही जाता है, मोस्टली हमने देखा है। तो 3 वोट हो गए एक तरफ। फिर आते हैं जो मेंबरान शामिल किए गए हैं असेंबली से, जो पार्लियामान से, उनमें एक हुकूमत का कौमी असेंबली से मेंबर, एक सेनेट का मेंबर और उसके अलावा एक वो मेंबर जो स्पीकर ने नॉमिनेट करना है। तो 3 और जो 3 मेंबरान 6 हो गए, यानी 13 में से 6 वोट ऑलरेडी इनके पास हैं। अब मजीद 3 वोट दरकार हैं आपको अपनी 2/3, और ये 2/3 अक्सरियत से तमाम तर फैसले करेगी, यानी आईनी बेंच भी 2/3 अक्सरियत से बनेगा, जज भी 2/3 अक्सरियत से लगेंगे। तो 2/3 अक्सरियत के लिए आपको चाहिए 13 में से 9, तकरीबन 6.5 8.5 का फिगर होता है, लेकिन 9 वोट्स आपको चाहिए होंगे जुडिशल कमीशन के अंदर। 6 वो हो गए जो मैंने आपको बताए। उसके अलावा 3 में से आप ये कह सकते हैं कि अगर जो जजेस हैं उनमें से कोई इनको वोट मिल जाए तो आराम से 2/3 अक्सरियत हो सकती है। और अगर हम जजेस भी देखें, उनका एज्यूम करें तो भले जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस लगे और प्रिजाइडिंग जज का किरदार है। अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि चीफ जस्टिस के साथ जुडिशल कमीशन में एक जज होगा, प्रिजाइडिंग जज। प्रिजाइडिंग जज की तारीफ ये लिखी जाती है कि अगर प्रिजाइडिंग जज चीफ जस्टिस होगा तो उसके बाद का जो मेंबर होगा पैराग्राफ 3 के तहत वो इन जजेस के अंदर, मतलब इस कमीशन का मेंबर होगा, यानी प्रिजाइडिंग जज को कमीशन में से निकाल दिया जाएगा। एक अजीब सी बात यह है कि प्रिजाइडिंग जज की कोई तारीफ नहीं लिखी गई। प्रिजाइडिंग जज कौन होगा? लेकिन प्रिजाइडिंग जज के इख्तियारात है। प्रिजाइडिंग जज वो होगा जो असल में आईनी बेंच की सरबराही करेगा। आईनी बेंच कौन बनाएगा? यही जुडिशल कमीशन। यही जुडिशल कमीशन जब आईनी बेंच बनाएगी और वही प्रिजाइडिंग जज इसका मेंबर भी होगा, तो आपकी और मेरी समझ में नहीं आता कि इसके रूल्स क्या होंगे। इसका रैशनल सिर्फ हुकूमत बयान कर सकती है या इसकी वजूहात पार्लियामान बता सकती थी, और वो पार्लियामान जो इस वक्त इस बिल को मंजूर कर रही है वो इस पर बहस नहीं कर रही है। अगर इस पर शिकवार बहस होती
تو جو کنفیوژن میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ وہاں بھی ہوتی۔ اس کے بعد چیف جسٹس کے تقرر کے لیے جو حکومتی کمیٹی ہوگی، خصوصی کمیٹی، حکومتی کمیٹی نہیں، بیسیکلی پارلیمان کی کمیٹی، وہ چیف جسٹس کا تقرر کرے گی اور چیف جسٹس کی تعیناتی سے پہلے کرے گی۔ گو کہ پہلے تو 14 روز پہلے آئین کے مطابق کرنا ہوگا، لیکن اب کیونکہ اگلے چیف جسٹس کی تعیناتی میں کم دن رہ گئے تو ان کو 22 اکتوبر سے پہلے یعنی اگلے 2 روز میں اگلے چیف جسٹس کا تقرر کرنا ہوگا اس بل کو منظور کر کے۔ اس وقت جس تاریخ میں ہم بیٹھے 21 اکتوبر ہو چکی ہے، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے پاس ایک دن سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے، جس میں ایک دن رہ گیا ہے، 1.5 دن رہ گیا ہے، جس کے اندر انہوں نے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کرنی ہے۔ اب میں نے آپ کو جو آئینی عدالت کا بتایا، جو آئینی بینچ ہے، اس آئینی بینچ کے لیے یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، یہ اپنے ممبران کی 2/3 اکثریت سے آئینی بینچ بنائے گا، جو کہ 5 رکنی ہوگا۔ وہی 5 رکنی آئینی بینچ فل کورٹ تصور ہوگا، بے شک سپریم کورٹ کے 13 ججز نے بیٹھ کر مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا ہو، یا سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے بیٹھ کر 6 ججز کے از خود نوٹس کا فیصلہ کرنا ہو، اب وہ نہیں کریں گے۔ اب یہ 5 ججز کریں گے، اور ان 5 ججز کو حکومت کی اکثریتی جوڈیشل کمیشن کی جو کمیٹی ہے یا جو کمیشن ہے وہ منظور کرے گا۔ یہ وہ اثرات تھے، یہ وہ باتیں تھی جن کے حوالے سے ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ عدلیہ کی ساخت ہی ختم کی جا رہی ہے، عدلیہ کی جو آزادی ہے اسی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگنا ہے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو، کہ اب کوئی آئینی عدالت تو نہیں بن رہی ہے، اس کا تقرر بھی کرے گی جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی ہے وہ۔ اس کے ممبران ہوں گے 12، 8 ممبران قومی اسمبلی سے، 4 ممبران سینٹ سے، اور ان کا تناسب پارلیمانی کمیٹی کا متناسب نمائندگی سے ہوگا۔ اس وقت اگر ہم متناسب نمائندگی دیکھیں پارلیمان کے اندر، تو وہ سب سے زیادہ بنتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نشستیں ملنی چاہیے اس کمیٹی کے اندر جس نے چیف جسٹس چننا ہے۔ تو اس طرح یہ لگتا ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ایسا ہونا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ زیادہ ممبران جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوں، یا اگر حکومت سائڈ سے بھی ہوں گے۔ تو اس وقت جو ایک اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ساتھ ملایا گیا ہے وہ اس ڈیل کے ساتھ ملایا گیا ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، اور وہ پریزائڈنگ جج جو کہ نہ صرف آئینی عدالت کا آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، عدالت ہی بنا لیتے تو بہتر ہوگا، بار بار اس کا لفظ منہ پہ آتا ہے، وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، یعنی پریزائڈنگ جج جو کہ ایک طرح سے وہ تمام تر آئینی معاملات کی سماعت کر رہا ہوگا۔ اس پریزائڈنگ جج کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے ایز کمپیئر ٹو چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بنتا تو اس کے پاس تو یہ تمام تر چیزیں لینے کا، کسی بھی آئینی مقدمے کی سماعت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور پھر جو باقی ممبرز چنے جانے ہیں وہ سینیورٹی کی بنیاد پر ہوں گے، یعنی 5 ججز ہیں آئینی بینچ کے اندر، تو اس سے جو پہلا پریزائڈنگ جج ہوگا اس کو کمیٹی چنے گی، اور پھر اس پریزائڈنگ جج کے بعد کے جو ججز ہوں گے سینیورٹی کے لحاظ سے ان کو لیا جائے گا، اس سے اوپر کا جج نہیں لیا جائے گا۔ تو مثال کے طور پر اگر جسٹس امین الدین خان کو پریزائڈنگ جج بنا دیا جاتا ہے، یا جسٹس یحییٰ آفریدی کو، جیسے کہ ڈیل ڈن کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو ان کے بعد سینئر ججز کون ہیں، اور ان سینئر ججز کا کہ ہر صوبے سے نمائندگی ہونی چاہیے۔ تو جسٹس امین الدین خان پنجاب سے ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہے وہ ان کے بعد جو سینئر ججز ہیں ان کی بات کری ہوں لائن میں، جسٹس جمال مندوخیل بلوچستان سے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہو گئے 3 ججز، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی پریزائڈنگ جج ہے، جسٹس امین لاہور سے ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی کا تعلق کے پی سے ہے، پھر جسٹس جمال جو ہے وہ بلوچستان سے ہے۔ تو یہ 3 صوبوں کی نمائندگی ہو گئی، بچا کیا؟ سندھ سے جسٹس منیب تو نہیں ہو سکتے، وہ ان سے سینئر ہیں۔ اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر ایک گڈ آپشن ہو سکتے، کیونکہ ان کو ساتھ میں لایا جائے وہ ساتھ مل جاتے ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ پرابلم کریٹ نہیں کرتے، تو وہ ہو سکتے ہیں۔ پھر 5ویں جج کا مسئلہ ہوگا، کیا اسلام آباد کو نمائندگی دی جائے گی؟ تو جسٹس اطہر من اللہ از دا اونلی آپشن۔ جسٹس اطہر من اللہ ساتھ نہیں ہوں گے تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہر صوبے کی نمائندگی ہو، لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو ریپیٹیشن میں جا سکتے ہیں۔ پھر جسٹس نعیم اختر افغان کو بھی ساتھ میں لایا جا سکتا ہے، پھر جسٹس مسرت ہلالی کو بھی ساتھ میں لایا جا سکتا ہے، صوبوں کی نمائندگی یقینی بناتے ہوئے۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ سے جو ان کے ثوابدیدی اختیارات تھے وہ لے لیے گئے ہیں، یعنی سو موٹو کی پاور لے لی گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ آئندہ کسی بھی طرح سے اپنا اختیار ایکسرسائز کرتے ہوئے سو موٹو یعنی از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو 184(3) کی یعنی مفاد عامہ کی ایک درخواست آئے گی، اسی درخواست کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو فیصلے کرنے ہوں گے، اور ان کو سو موٹو نہیں لینا، نہ ہی ان کو اس کا اختیار ہے۔ پھر آرٹیکل 187 جو کہ مکمل انصاف کا اختیار ہے اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 186 جو کہ اپیل کا دائرہ ہے، اس میں بھی جو آرٹیکل 199 یعنی جو آئینی درخواستیں ہوتی ہیں ہائی کورٹ میں،
वो आएंगी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने, यानी उसमें भी चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होगा। अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बनते और उनको नहीं बनाया जाता आईनी बेंच का सरबराह, तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो बैठ के रूटीन के फौजदारी मुकदमात सुनेंगे, दीवानी मुकदमात सुनेंगे, आईनी मुकदमात नहीं सुनेंगे। और आईनी जो बेंच है उसकी मुद्दत भी वही जो जुडिशल कमीशन है जिसमें हुकूमती अक्सरियत है वो तय करेगी। उसके बाद जो हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स की सतह पर भी जो सूबाई हाई कोर्ट्स, सूबाई असम्बलियां हैं, वो बैठकर इसी तरीके कार से जो मैंने आपको जुडिशल कमीशन का बताया वहां पर आईनी बेंचेस बनाएंगे और वहां पर भी आईनी मुकदमात की समाअत इस तरह से होगी। तो आर्टिकल 199 अमेंडेड है, आर्टिकल 191 अमेंडेड है, आर्टिकल 184(3) खत्म है, आर्टिकल 185, आर्टिकल 186, 187, आर्टिकल 191 ए वो सबसे बड़ा डिजास्टर है जो ऐड किया गया है। और यहाँ बार बार कह रही हूँ, इस बात को हम मजीद तफसील के साथ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ ये कि मेरे अकब में मौजूद पार्लियामेंट के अंदर जो कानून इस वक्त पास हो रहा है उस कानून के बारे में इल्म, ये बात दुरुस्त है कि शायद पार्लियामेंट के 80 से 90% अरकान को नहीं होगा। और मौलाना फजलुर रहमान जो पिछले 1 महीने से इस बात के ऊपर गुफ्तो शनीद करते आए हैं, उनकी भी पार्टी ने शायद कुछ अपनी जो इस्लामी दफात है उनके निफाज के साथ, जो ऑलरेडी हुकूमती मुसवदे का मोर और लेस हिस्सा थी, उनके अलावा कुछ अचीव नहीं किया। जो अचीव किया वो ये है कि आर्टिकल 8 के अंदर तरमीम को निकाला गया, फौजी अदालतें नहीं हुई, इमरान खान का फौजी ट्रायल ये हुकूमत नहीं कर सकेगी, यानी इमरान खान का बचाव कर गए हैं मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन मुल्क का बचाव नहीं कर सके, आईने पाकिस्तान का भी नहीं कर सके। लेकिन देखना है कि क्या वकला मुतहर्रिक होते हैं। रात के इस पहर जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तकरीबन 1 बज रहा है, और मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग है सफ़ेद, इसके अंदर कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, जहाँ पर मेंबरान पार्लियामेंट बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि बस ये शिक्के अनाउंस हो, जिनके मतलब काफ़ी मुताला और करने के बाद और पढ़ने के बाद मैंने आपके सामने रखी। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बस हमारे सामने बिल आए और हम उस पे वोट करें। लेकिन जिस तरीके से ये वोट कराया गया, जिस तरह से ये हुआ, अब अगर इसने चैलेंज होना है ना, तो चैलेंज होकर भी उसने सुप्रीम कोर्ट है उसके आईनी बेंच के सामने जाना है। और वो आईनी बेंच जो हुकूमत की अक्सरियत से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाएगा। तो इस तरह से अदलिया को चारों साइडों से घेर कर एक सियासी अदलिया बना दिया गया है। गो के पहले भी उसके ऊपर बहुत इल्ज़ामात थे कि वो एक्टिविज़म में मशगूल है, लेकिन अब अदलिया को बाकायदा हुकूमत, या आप कह सकते हैं कि ये फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान था, पूरी तरमीम उनकी थी, तो अब अदलिया को डायरेक्टली फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करेगी। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा बच जाए, उनको एक्सटेंशन दे दी जाती, या जस्टिस मंसूर अली शाह होते, या जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। गो कि अब ये तय पा गया है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होना है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जब भी कोई पार्लियामान से जिस तरह की कानून साजी हो रही है, सरदार अख्तर मैंगल के जिस तरह से मेंबरान को लाया गया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को लाया गया, ये जो अगवा बराए तरमीम थी, इसके बाद जो भी हो जाए, सूरत हाल ये है कि अब आईने पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। इस मुल्क में बसने वाला हर शहरी उस आईने पाकिस्तान के ताबे है, और अब अदलिया का मुकम्मल कंट्रोल फौजी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। तो एक और जो अहम चीज़ हुई है इस मुसवदे के अंदर वो ये भी है कि टेन्योर फिक्स कर दिया गया है चीफ जस्टिस का, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बनेंगे तो 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे, और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को तो वैसे रास्ते से हटा दिया जाएगा, तो अगला चीफ भी 3 साल के लिए रहेगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत को इस तरह से तोसी दी गई है कि जब तक नया चीफ नहीं तकर्रुर किया जाएगा तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। यानी सिकंदर सुल्तान राजा ने 25 जनवरी 2025 को रिटायर हो जाना था, लेकिन जब तक हुकूमत नया चीफ नहीं लगाती, यानी जब तक वो उनकी सहूलत कारी के लिए मौजूद रहते हैं, वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तो ये वो तरमीम है जो हमारा पार्लियामेंट जिस भी तरीके से उन्होंने मंजूर कर ली, और फतह बिल आखिर इस फॉर्म 47 की हुकूमत की ही हुई है। तो अब देखना है कि क्या अदलिया इस तरमीम को मंजूर करेगी, क्या जो अदलिया में बैठे वो तमाम तर जजेस हैं जिनके बारे में बार बार अवाम ये कहती रही कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठे, लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि उनको अननेसेसरी किसी भी किस्म की एक्टिविज्म में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था, वो नहीं हुए। लेकिन देखना है कि वो अब अपनी कैपेसिटी में रहते हुए क्या करते हैं, क्या वो इस जो पार्लियामान है उसकी ये तरमीम को एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा जिन्होंने अभी 4 दिन इस आइन पे अमल करते हुए बेंचेस बना के जाना है, क्योंकि जो फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन अमल में आएगा उसके सरबराह चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा होंगे और वो बेंचेस बनाने का इख्तियार भी रखते होंगे। तो देखना है कि क्या वो बेंचेस बना देंगे, और अगर वो ये बेंचेस बना देंगे तो उसके बाद यानी जजेस खसूसी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सबसे पहले वापस होनी है,
और जस्टिस मंसूर अली शाह के आने से पहले का टाइम पीरियड एक्सप्लेन कर रही हूँ। मखसूस नशिस्तें भी वापस हो सकती है और साइनी बेंच के ज़रिए, और जो 6 जजेस का ख़त है उसका मामला भी निमट सकता है, फ़ौजी अदालतों का मुकदमा भी निमट सकता है। तो अब सब कुछ इस अदलिया के हाथ से निकल चुका है और सियासतदानों ने अपना वो किरदार जो भी वो अदा कर सकते थे वो अदा कर दिया है, और बॉल अब चली गई है वुकला के, या आप कह सकते हैं कि आज़ाद वुकला के कोर्ट में, और देखना है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, बल्कि बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ये टॉपिक लंबा था। हम हर दिन में कोशिश करेंगे कि शिकवार देखें कि ये तरामीम क्या है, लेकिन जितना भी हम इनको डिस्कस करेंगे मज़ीद हमें तबाही का रास्ता नज़र आता है अदलिया का। तो अदलिया ने अब स्टैंड लेना है। मेरी नज़र में तो शायद उन जजेस को जो अब वहाँ बैठे हैं उनको इन आईनी तरमीम को एक्सेप्ट ना करते हुए इस्तीफ़ा भी दे देना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ बैठ के भी कुछ नहीं कर सकेंगे, आपके पास इख्तियार कुछ नहीं है। और सेकेंडली ये कि आगे आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जाना है, क्या उनके एशाइये में ये जजेस शरीक होंगे, क्या उनके साथ बैठेंगे, और वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो अगले 3-4 दिनों में हुकूमत को मज़ीद सहूलतकारी करके देने वाले हैं, उनका साथ देंगे ये जजेस या नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आइंदा आने वाले दिन मज़ीद हैपनिंग होंगे। कल के दिन से हमने देखना है कि जजेस ने भी वुकला ने भी मुतहर्रिक होना है। हामिद खान साहब यहाँ कॉल दे गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कोशिश है, लेकिन अब ये सियासतदानों के हाथ से गेम निकल चुकी है और अदलिया के पास जा चुकी है। तो देखना आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। इस वक्त पार्लियामान 26वें आईनी तरमीम को तकरीबन मंजूर कर चुकी है और वो आपके और मेरे आइन का हिस्सा बन चुकी है। तो देखना है कि कल से शुरू होने वाले दिन में उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।